वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज तपस हायस. तपस हायस में आपका स्वागत है. टुडे इज 16th of August 2023 and we are going to discuss the Hindu newspaper important topics which are relevant for our exams. So before going to discuss, I am requesting to all कि आप लोगों ने अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करें, और कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो भी कमेंट में लिखें, या फिर आप मेरे जीमेल आईडी पे जाके लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच. अब स्टार्ट करते हैं. विल रिटर्न विथ ए रिपोर्ट कार्ड इन 2024, मोदी सेड एट रेड फोर्ट. तो आप सबको पता होगा कि हम लोग ने जो है अभी 15 अगस्त और 1947 में हमें हमारी देश जो होता है वो आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947. तो ये 77th इंडिपेंडेंस डे था. ठीक है. सो यहाँ से मोदी जी ने, लाल किले से मोदी जी ने ये कुछ चीज़ों का आह्वान किया है, कुछ चीज़ों का उन्होंने बताया है कि कैसे जब हम चुन के आए थे 2014 में, तो हमने आपको एक चेंज की बात की थी. 2019 में हमने परफॉर्मेंस की बात की थी, और 2024 में हम रिपोर्ट कार्ड के साथ आएंगे. ठीक है. तो ये इनके जो थे एक टाइप का स्पीच था. तो आप, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि हम कौन सा जो है, कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं. तो वी आर सेलिब्रेटिंग 77th इंडिपेंडेंस डे. सो हाउसिंग स्कीम फॉर पुअर, और एक विश्वकर्मा स्कीम भी निकाले हैं. विश्वकर्मा स्कीम तो हम ये डिस्कस करेंगे जैसे जैसे पेपर इसके बारे में लिखेगा. हम एक्स्ट्रा कुछ भी मेहनत नहीं करते, हम एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं लाना चाहते हैं कि जो पेपर नहीं लिख रहा है और जो रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, हम उसको डिस्कशन करें. ये हमारे पढ़ाने का थीम है, कोर वैल्यू यही है कि हम वही डिस्कस करेंगे जो पेपर लगातार छापेगा और उसमें कुछ रेलिवेंस हो, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो. जैसे पॉलिटिकल न्यूज वो छापते हैं तो अपने को इंटरेस्ट नहीं है टिल देन कि वो कुछ इस टाइप का हो जाए कि वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें वहाँ से डैमेज होने लगे. जैसे आप सबको अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट को लेके न्यूज में आ गया था कि इसमें जो है वो CGI मेंबर नहीं होंगे. तो ये अपने लिए रेलिवेंट हो गया, तो हम इसको डिस्कस करेंगे रेदर देन कि इस इलेक्शन में कौन से पार्टी को कितना वोट मिला, कितना वो हुआ. वो हमारे लिए रिलेवेंट है भी नहीं. अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ें, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तो आप ऑलवेज वेलकम है. तो इस बेस पे अपनी स्टडी होगी. तो 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2019 में बीजेपी की सरकार आई, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में जब आएगी तो हम आपको रिपोर्ट कार्ड जब 15 अगस्त को, अगले साल 15 अगस्त 2024 को जब वो लाल किला पे होंगे तो अब रिपोर्ट कार्ड के साथ आएंगे. ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो. ठीक है. अभी इलेक्शन होना बाकी है. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट प्लान एक्सपांशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो हमेशा से लोग वोकल रहे हैं. जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो इसको लेके तो होना चाहिए. तो इसके को लेकर डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि ये आज ही के पेपर में नीचे भी उन्होंने लिखा है, तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा ये. तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होने की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज द नीड टू एक्सपांड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? उनकी ज़रूरत क्या है? क्या वहाँ पे कोर्ट के प्रीमाइस छोटे पड़ रहे हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या? तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. यस. नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाया है, फिर भी मैं कवर कराने की कोशिश कराता हूँ एक बार और आप सबके लिए, कि मैंने आपको बोला था कि एजुकेशन जो है वो हमेशा से पहले स्टेट लिस्ट का था, स्टेट लिस्ट के अंदर आता था.
फिर धीरे धीरे इसको इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की जब आई थी तो इंदिरा गांधी ने इसको कंकरेंट में कर दिया। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने आपको बोला है कि कंकरेंट, जब भी कंकरेंट वर्ड यूज आए तो आप समझ लेना कि वहाँ पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। अंडरस्टैंड? सो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है तो किसका कानून लागू होगा? अंडरस्टैंड? तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है स्टेट गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाएगा कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7 शेड्यूल आप सबको पता होगा और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आपको पता होगा। तो आप अगर नहीं पता है तो आप बेयर एक्ट खोल के देखिए। बेयर एक्ट मतलब उसका मतलब होता है कि आप पीएम बख्शी खोल के देखें, उसके पीछे में लिखा होता है कि कौन से जो लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, और आप भरोसा करें कि मैं जितना कह रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकती है। तो एजुकेशन तो कंकरेंट लिस्ट है, पहले तो स्टेट लिस्ट थी तो स्टेट का कानून बनता था। अब उसको कंकरेंट में कर दिए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन जब भी ऐसी डिस्पैरिटी होगी, जब भी ऐसे दोनों में डिस्प्यूट होगा या दोनों के लॉ में कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है प्रिवेल कर जाएगा कंकरेंट लिस्ट में। तो ऐसे कंडीशन में आपको वो मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो मान्य होगा और आपको उसके जो भी प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करवाना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा। किसको? स्टेट को। इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट। सो ऐसे कंडीशन में तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि बोले कि हमें वापस कर दो, एजुकेशन जो है ओरिजिनली स्टेट सब्जेक्ट था तो हमें वापस कर दो, कंकरेंट लिस्ट में दे दो, और ये इंदिरा गांधी के समय में चेंज किया गया था तो आप उसको कर दो। और केवल ऐसे नहीं है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट स्टेट को है, जिसमें डायरेक्ट स्टेट जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, किसके साथ? पीपल के साथ, सिटीजन के साथ, सिटीजन के साथ, जहाँ पे स्टेट का डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सिटीजन के साथ। तो ऐसे चीज़ों को आप स्टेट लिस्ट के अंदर में डाल दो। ये स्टेलिन साहब जो है तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है और यूनियन लिस्ट क्या होता है। शेड्यूल 7 आपको मैंने बता दिया है और इसके पीछे का रीजन बता दिया है, क्योंकि डायरेक्टली इनका कहना है कि डायरेक्टली वी आर द इलेक्टेड पीपल, हमको वहाँ से चुन के भेजते हैं, हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लगातार, तो क्यों ना हमें दे दिया जाए। इसके पीछे का अलग तर्क भी होगा। ठीक है, अपने आपको सबको फिर मैं पॉलिटिकल चीज़ें थोड़ी बता दूं कि यहाँ पे डीएमके की सरकार है वर्सेस बीजेपी को साउथ में सीट नहीं मिलता है। बीजेपी अपना एक्सपांशन चाहती है कि कैसे करके भी एक्सपांड करे, तो बीजेपी उसमें लगी हुई है। तो दो अलग अलग गवर्नमेंट भी हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। सो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हालत जो है वो काफ़ी गंभीर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो इसको लेके लास्ट पेपर में भी आया था, तो कुछ 50 लोग से ज़्यादा की वहाँ पे जो है वो उसकी वजह से जो है मृत्यु हो गई है और अभी भी जो है वो नंबर बढ़ने ही वाला है। तो ये दुखद है समाचार। तो ये है, उसका रीज़न ये है कि अलकनंदा और जो मंदाकिनी रिवर है वो जो है अपने लिमिट से ज़्यादा फ्लो हो रही है और इसकी वजह से कि आपको पता है हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, तो वो भी जो है कुछ ही 0.6 मीटर नीचे है, नहीं तो यहाँ भी ऐसी कंडीशन होने वाली कि अपने डेंजर जोन से ऊपर बहेगी। तो आप एक बार अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है और कहाँ कहाँ आके वो मिलती है अलग अलग, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये हिमाचल उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ था। नेक्स्ट देखते हैं। यस,
So High Court bats for animal rights to live without fear orders relocation of 495 families near Tamil Nadu tiger reserves. तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें ये हो गया है कि जो हाई कोर्ट ने है वो ये कहा कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, आप इसको मैप पे देखिएगा, तो मुद्दुमलाई मैं लिख देता हूँ, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। सो हाईकोर्ट का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग थे उसको आप शिफ्ट करो कहीं और उसको शिफ्ट करने के लिए आप क्या करो, मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप सबको पता है कि जब आप एनिमल के जो हैबिटेट हैं उस पर अगर हम जैसे लोग वहाँ पे जाके रहने लगे, वो उसको अपना क्लेम करने लगे कि ये मेरा हैबिटेट है, तो डेफिनेटली जो क्लैसेस तो होंगे ही मैन वर्सेस एनिमल का। अब उसमें कौन ज़्यादा शक्तिशाली होगा पर्टिकुलर टाइम पे, उसका रिपरकशन वैसे होता है। सपोज करो यहाँ पे आप 5 लोगों की ग्रुप हो, 5 पर्सन है और एक लेपर्ड है या फिर एक कोई ऐसी जानवर है और आपके हाथ में बंदूक है, यू हैव ए गन। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली आप देखोगे तो लेपर्ड जो है वो इतना तेज़ दौड़ने वाली जानवर और सब कुछ होने के बाद भी अगर वो आपके रडार में आता है तो इसका जान जाने का चांसेस ज़्यादा है। वैसे वर्षा भी हो सकता है, जब आप अचानक किसी दिन फंस गए, आप उस रोडवे से गुजर रहे हो, अकेले आपका सामना हो गया, तो मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता तो यही है, लेकिन ये इस पर रिपरकशन, इसका इम्पैक्ट ये है कि देखा जाता है कि पर्टिकुलर समय पे कौन वीक है। तो ये एक डीप डिस्कशन में बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैन वर्सेस एनिमल सब बता देगा कि मैन के एरिया में अगर एनिमल आ जाए और एनिमल के एरिया में अगर मैन चला जाए, ठीक है, और उसके एरिया को, उसके हैबिटेट को डिस्टर्ब करे, तो यही है कॉन्फ्लिक्ट, तो यही है। और उसके रीजन अलग अलग हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे बढ़ती जा रही है, हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि हम जंगल को जंगल समझ नहीं रहे हैं, उसे काटने में बिलीव कर रहे हैं। उसको काटेंगे तब लैंड उसको बनाने लायक बनाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, फिर वहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा सारे जो भी है नेचुरल वर्क्स, तो उनकी तो टेरिटरी ख़त्म हो रही है ना, वो तो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, कंसंट्रेट हो रहे हैं एक जगह पे। तो उसको लेके जो है तमिलनाडु जो हाई कोर्ट है, उन्होंने इस टाइप का जो है, इन्होंने कुछ फैसला, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, उसमें जो है लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया जाए, 15 लाख रुपये कंपनसेशन दिया जाए। अब ये कंपनसेशन कैसे निकाल के लाएगा, तो उसके लिए तो कोई फंड होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि जो कैंपा नाम का जो फंड है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये जो है वो फंड का वो करेगी। अब इसमें क्या होता है, ये देगी नेटका को, इसका कुछ हम देख लेते हैं। जब वो रिलोकेट करेंगे तो होता कैसे है, ऐसे नहीं डायरेक्ट फंड दे देते हैं लोगों को। कैंपा जो देती है वो नेटका को देगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उनको देगी, और वो जो है PCCF देखो, कंजर्वेटरी फॉरेस्ट का जो ऑफिसर होता है उसको देगा, और वो जो है वो बेनिफिशरी को देगा। तो ये चेन है, इस तरीके से आता है, सिस्टम ऐसे काम करता है। तो इस तरीके से उनको पेमेंट करना है और उनको शिफ्ट करना है। तो ये तो हमने शिफ्टिंग समझी, लेकिन रीजन क्या है, हाईकोर्ट ये रीजन देती है कि तेंगू मराहाडा जो स्पीकिंग पीपल्स हैं और जो हैं वो प्लेस जो है, एरिया जो है, वो जो है वो एक टाइप का लैंडस्केप है जहाँ पे बहुत रेयर प्लेसेज हैं जो हेल्दी ब्रीडिंग, देखिए आप लिखिए, हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, वाइल्ड डॉग्स एंड सो करके बहुत सारे जानवर के लिए सही प्लेस है। तो ऐसे प्लेसेस को अगर आप डैमेज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे जानवर के ऊपर पड़ेगा और उसके रेयर स्पेसीज के ऊपर पड़ेगा, जो मतलब वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, जो अपना पॉपुलेशन को ग्रोथ करते हैं, बढ़ाते हैं। सो फिर इसके बाद लिखते हैं कि इन द लास्ट टाइगर सेंसस हुआ था, अराउंड 33 टाइगर वेयर्स रिपोर्टेड इन द लैंडस्केप सराउंडेड थेंगुमराहाडा। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, मैं काफ़ी डीप में जाके आपको बता दिया। फिर आप मद्दुमलाई और सतमंगला जो लैंडस्केप है ना, वो भी एक बार चेक कीजिएगा। तो तमिलनाडु का जितना भी टाइगर रिजर्व है, आप उसको एक बार मैप पे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो न्यूज़ में इसकी वजह से है कि रेयर स्पीसीज और रेयर स्पेस है, रेयर लैंडस्केप है, स्पीसीज नहीं कह रहा हूँ मैं, रेयर
प्लेसेज हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवर एक साथ रहते हैं और अपनी पॉपुलेशन को, ब्रीडिंग पॉपुलेशन है मतलब वहाँ बढ़ाते हैं। तो इसके बेस पे वहाँ के जो लोग हैं 450 या 495 495 पीपल्स फैमिलीज, तो उस फैमिली को जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए और उनको शिफ्ट करके 15 लाख कंपनसेशन दिया जाए। और वो कैसे आएगा, चैनलाइज कैसे होगा, तो कैंपा के थ्रू, कैंपा देगा नेटका को, नेटका देगा पीसीसीएफ को और पीसीसीएफ देगा बेनिफिशियरी को। दिस इज द मेथड, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट, अब ये कुकी जो है मैती वर्सेस कुकी जो चल रहा है, तो उसमें जो मिजोरम थोड़ा सा पिक्चर में आ गया है, तो आप उसको देखिएगा। अभी तक मणिपुर था, मिजोरम कह रहा है कि मिजोरम के एक एमपी हैं उसको बोलने नहीं दिया गया है राज्यसभा में, तो उसको लेके है। और वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुकी जो है मिजोरम के लिए, नॉट मणिपुर, हाँ, मिजोरम के लिए जो कुकी है वो खतरा नहीं है, डेंजर नहीं है। और वो भी कौन सी कुकी, म्यांमार से जो कुकी आए हैं, म्यांमार से जो वहाँ से जो निकल के आ जाते हैं। आपको पता है कि चिन एक जगह है म्यांमार में, वहाँ भी एक कुकी कम्युनिटी है, तो वहाँ से वो माइग्रेट होके इधर आ जाते हैं। तो ये उनके लिए डेंजरस नहीं है, वो ऐसे 40,000 रिफ्यूजी को वैसे ही शरण दे चुके हैं, जो है वो इस तरीके की चीज़ें ये बात कर रहे हैं। और हमें जो है, हमने ये चीज़ें रिक्वेस्ट की, और हमने भी मणिपुर से बहुत सारे लोग, मणिपुर से बहुत सारे लोगों को मिजोरम में रखा है, वो आए हैं। उसके रखने के ऊपर, रिफ्यूजी कैंप चलाने में उस पर पैसा खर्च होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप होम मिनिस्ट्री ऑफ होम से वो पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो ताकि हम उनको लोग के सही से उनको रख सकें, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है ऐसा करके। और उनका राज्यसभा में जब वो बोलने लगे, उनकी बारी आई, तो उनके माइक भी म्यूट कर दिया गया। तो इस टाइप का वो अपना बात रख रहे हैं। तो जब भी म्यांमार, कुकी, मैती आए, तो मिजोरम भी डिस्कशन में आना चाहिए आप लोग का, क्योंकि मिजोरम भी कुछ लोगों को वहाँ पे रख रहा है और टारगेट कर रहा है। और वो मिजोरम जो है मणिपुर को टच करता है, तो आप डेफिनेटली उसका असर तो होगा उसके ऊपर। यस, नेक्स्ट, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़, हम उसको इग्नोर करेंगे। एक छोटा सा न्यूज़ है कि राजस्थान अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम चला है। तो अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम अगर आपको पूछे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया है, और उनका एम ये है कि जितने भी लोग हैं वो भूखा नहीं सोए। तो नो वन शुड बी स्लीप हंग्री इन राजस्थान, ये इनका। और फिर से मैं आपको बता दूं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता बार बार, लेकिन मैं बता दूं कि राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाला है, छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होगा, एमपी में भी इलेक्शन होगा। तो आप ये देखेंगे कि पेपर में अभी ये 3 स्टेट के न्यूज़ ज़्यादा आएंगे कि इन्होंने ये स्कीम चला दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो आप कोशिश कीजिए जिसका रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही वाला न्यूज़ आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी के बारे में कैटर करेंगे, अदरवाइज आप उससे बचें। आपके पास टाइम है तो पढ़ लें, लेकिन मैं बोलूँ कि ये जब कोई स्टेट इलेक्शन में जाता है तो प्रोमिसेज बहुत होते हैं, डिलीवरेंस जो होता है वो बाद में दिखता है, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। अगर कोई अच्छा स्कीम लेके आए हैं तो आप उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करें। अगर कुछ नॉर्मल स्कीम है जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि नो, अब देखिए एब्सोल्यूट वर्ड तो यूपीएससी भी बोलता है कि आप एब्सोल्यूट वर्ड से आप दूर रहें, नो वन शुड स्लीप हैंग्री। तो जब आप किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, आप इस टाइप का व्यवस्था कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कहने में तो, सुनने में तो इतना अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं नेशनल, अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 वाला है वो क्या है। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, आप उसको देख लीजिए। फिर से मैंने बताया था कि गवर्नमेंट छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें इन्होंने ये कर दिया, एक्यूज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन विल बी बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये बघेल साहब का अच्छा है कि कोई एक्यूज जो है जिसके ऊपर वुमेन से रिलेटेड कोई ऐसा क्राइम है, रेप का चार्ज हो या कुछ इस टाइप का मोलेस्टेशन का चार्ज हो, तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। अभी इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि मैं इसमें ये देखना चाहता हूं कि ओनली एक्यूज्ड है क्या, एक्यूज्ड है, एक्यूज तो ये अब, या फिर कन्विक्शन हो गया है, दो चीज होती है, आप लोग समझें। कल के दिन मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे ऊपर फेक एलिगेशन लग गया,
फेक एलिगेशन कि मैंने मोलेस्ट किया किसी को और इस मोलेस्टन में मेरा नाम आ गया एफआईआर में, तो मैं एक्यूज्ड हूं। ट्रायल बचा है अभी, पूरा इन्वेस्टिगेशन बचा है। इन्वेस्टिगेशन होगा पहले, फिर ट्रायल होगा, फिर ट्रायल में जजमेंट आएंगे। तो इसके बाद मुझे या तो कन्विक्ट किया जाएगा और या तो मुझे रिलीफ मिलेगी कि मैं इस क्राइम से फ्री हूं। तो अगर मुझे कन्विक्शन हुआ है और सज़ा मिली है, तब तो ऐसा कानून जो है वो सही है कि आप उसको जॉब ना दो। लेकिन अगर उस बंदे को, अगर उसको रिलीफ मिल गई है अदालत से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या किसी सेशन कोर्ट से, और ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो काफ़ी धनी हैं पढ़ने में और उनको आप गवर्नमेंट सेक्टर से हटा रहे हो, तो उसको देखने की विषय है। तो एज ए लीगल स्टूडेंट मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। बाकी इसका जब भी आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि एक्यूज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन विल लिखे, वर्ड यूज किया है एक्यूज्ड, तो ये थोड़ा सा डाउट है, एक्यूज या कन्विक्शंस। तो प्राइमिया फेसिया में आप एक्यूज को ही आप सजा सुना दोगे तो फिर तो ये हो गया कि उसका नाम आया और वो सब चीज़ से बाहर। ऐसा नहीं होता है, तो वो देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये केरला मानसून जो हुआ है इस बार, उसमें केरला को जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हुआ है, तो डेफिसिट मानसून है केरला में। और इसी की वजह है कि कर्नाटका और उसमें भी कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु का भी जो कावेरी डिस्प्यूट है, अब सब कावेरी डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया था एंड कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दिया हूँ कि इसी के भी पानी डेफिसिट मानसून है, जितना होना था उतना हुआ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो रंगराजन साहब जब भी लिखते हैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पढ़ूँ और उसको समझाऊँ। तो रंगराजन साहब लिखते हैं कि कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी जो है एस्टिमेट है, रेलिवेंस है कंजप्शन बेस्ड। अब इसका मतलब कंजप्शन बेस्ड है तो डेफिनेटली कोई पॉवर्टी का दूसरा स्कीम भी होगा, तो दूसरा क्या है, तो इनकम बेस्ड है। बहुत ईजी है, इनकम बेस्ड। तो कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी का अभी भी रेलिवेंस बचा हुआ है। फिर वो एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं, ठीक है। दो हमारे लिए मेंस में इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ मेंस प्रोस्पेक्टिव से, पीटी में ये नहीं आएगा। तो क्या है देखिए, रिसेंट रिपोर्ट नीति आयोग का ये कहता है कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी जो होती है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी जो नीति आयोग निकालती है, ये कहता है कि 25% से 15% पे हो गया है। 25% था पॉवर्टी, कौन सी, मल्टी डायमेंशन वाली पॉवर्टी जो थी वो 25% थी, और वो अभी जाके 19-21 में जाके 15% हो गई। इसका मतलब 10% का उन्होंने रिड्यूस हुआ, पॉवर्टी जो है रिड्यूस हुई। अराउंड 135 मिलियन पीपल वेयर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। 135 मिलियन पीपल को बाहर किया है। और ऐसा नहीं है कि ये नीति आयोग उसको बढ़ा चढ़ा के कह रही है। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स होता है, जो यूएनडीपी देती है और ऑक्सफोर्ड देती है, ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, सो जब ये देती हैं तब ये भी रिपोर्ट ऐसा ही कुछ आंकड़ा कह रहा है कि 2015-16 में 27% लोग थे जो पॉवर्टी के शिकार थे, अभी जाके 16.2% हो गया। तो डाटा तो करीब अप्रोक्सीमेटली सेम है जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रंगराजन साहब कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि इन दिस कंसेप्ट वी ब्रीफली एग्जामिन द इशू, और फिर इसमें इशू को डिस्कस करेंगे वो। और वो कह रहे हैं कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट आर स्टिल वेरी रिलेवेंट। और ये बोले कि कंजप्शन बेस्ड जो है पॉवर्टी जो है वो अभी भी जो है वो, अब जो अभी एक तो नीति आयोग निकालता है, एक तो क्या हो गया, तो एक तो नीति आयोग निकालता है
पॉवर्टी इंडेक्स MPI, ठीक है। और सेकेंड जो है कंजप्शन बेस है, जिसको नेशनल सैंपल निकालती है, कंजप्शन बेस्ड। तो बोलते हैं नीति आयोग निकालती है जो पॉवर्टी को सही है, लेकिन कंजप्शन बेस का रिलेवेंस खत्म नहीं हुआ है, और उसका एग्जाम्पल बताते हैं ये क्यों। सो रेलिवेंसी अभी बची हुई है, ठीक है। तो रिजल्ट का कंपेयर करके बता रहे हैं। फिर ये बहुत सारी चीज़ें थी, एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन, अब ये फिर तेंदुलकर कमेटी, आप सबको कमेटी पता होगा, जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो कमेटी है, पॉवर्टी से रिलेटेड जो कमेटी है उसमें बहुत सारे कमिटीज़ हैं। तो आप, और ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद है, तो इंडिपेंडेंस से पहले भी कमेटी है पॉवर्टी से रिलेटेड, तो आप उस सारे कमेटी को, मैंने 2-4 कमेटी लिख दिया है आपके लिए, आप लेकिन वो सारे कमेटी पर हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, अनब्रिटिश, एक बुक थी, कुछ बुक का नाम भूल गया हूँ, एक बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, आप लोग देख लीजिएगा, अनब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, कुछ इस टाइप का था। तो उसमें पॉवर्टी का डिस्कशन किया गया था। फिर उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठी थी, जब जो नेशनल NPC थी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी 1930 में या 35 का, तो सुबह उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे उसके, तो वहाँ भी पॉवर्टी का डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद जो है फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस तो बहुत सारे हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन का खुद का है, फिर दंडेवटे करके हैं एक, उनका है, फिर लाकड़ावाला है कमेटी है, फिर रंगराजन कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी हो गया, फिर रंगराजन कमेटी हो गया, बहुत सारे कमेटीज़ हैं जो पॉवर्टी को रिलेटेड एस्टिमेट को लेकर डिस्कशन करते हैं। तो एक बार आप वो कमेटी जरूर देखिएगा। सो फिर ये क्या कहते हैं, इन एब्सोल्यूट टर्म द पॉवर्टी रेशियो बेस्ड ऑन तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी आर लोअर देन द एस्टिमेटेड बाय ग्लोबल। तो फिर ये इनका डिस्कशन है कि कमेटी का कौन से में कौन से ज़्यादा, कौन से, तो उसमें अपन नहीं जाते हैं। हमारे लिए एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे एस्टिमेट होते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ और स्पेशल पॉइंट है तो उसको डिस्कस करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट वी आर नॉट अगेंस्ट, ये कह रहे हैं कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी और जो नॉर्मल जो पॉवर्टी का नेशनल सैंपल जिसको कलेक्ट करता है कंजप्शन बेस्ड वाली पॉवर्टी को, तो उसको, तो इसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि हम इसके अगेंस्ट हैं मल्टी डायमेंशन की, कि ये मेथड गलत है, नहीं, नीति आयोग जो बनाती है, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। वन कैन एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ नॉन इनकम इंडिकेटर सच एज, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, विथ इनकम और कंजप्शन पॉवर्टी। तो ये इनका मेन इनका थीम है। फिर बहुत सारा ये चीज़ लिखते हैं, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। इसको लेके बस मैंने एक कमेटी लिख दी है, आप इसको देख लें। प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप जो था 1962 में आया था। ये सब जो है कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद का है। तो उससे पहले का मैंने आपको बता, दादा भाई नौरोजी और NPC थी 1938 या 39, आप ईयर में कन्फ्यूजन हो सकता है, आप देख लें। तो ये हो गया। तो उसको BM दड्डेकर और RM नाथ की कमेटी थी, तो आप ये इसको देख लें। फिर अलग कमेटी थी, ये छूट गया था, अलग कमेटी थी 1979 में बना था। तो इनके सबके कुछ कुछ रीजन होंगे कि प्रोटीन कितना लेगा, कैलोरी कितना लेगा, कितने रुपए में रूरल एरिया में लोग खा सकते हैं, कितने रुपए में अर्बन एरिया में लोग, पॉवर्टी अगर उनके पास हुआ तो नहीं होगा, वो पॉवर्टी हेडलाइन से ऊपर हो जाएंगे। तो इनके सबके कुछ कुछ अपने वो होंगे, कैलकुलेशंस होंगे, मेजरमेंट्स होंगे। मैं मेजरमेंट्स के अंदर में नहीं जा रहा हूँ। फिर लाकड़ा वाला कमेटी हो गया, तो उसको देख ले, 1993 में आया था ये। फिर तेंदुलकर कमेटी हो गया, 2009 में आया था। और फिर लास्ट में रंगराजन कमेटी आया था। तो इसको बेस पे इन्होंने ये अपना समझाने की कोशिश किया है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है न्यूज़। अब ये मैंने इसको कवर करने के लिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी, फिर ये क्या होगा, अभी जो इस टाइप की चीज़ चल रही हैं, जो हरियाणा में जो रॉइट्स हुए उसको लेके बहुत सारे राइटर लिखते जा रहे हैं। तो ये एक इनके में एक और ये था कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा, तो मैंने उसको बस उसको हाईलाइट कर दिया कि ये कि द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया जो है परहैप्स द ओनली इस्लामिक सोसाइटी इन द वर्ल्ड है विच डू नॉट escumb टू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो हमारे यहाँ का मुस्लिम इतना एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी नहीं ले, वो ज़्यादा टेररिस्ट नहीं बनते हैं। दिस फैक्ट स्टूड
इंडोर्स व्हेन इंडिया नेशनल सिक्योरिटी, अजित डोवाल थे वो जब आईआईसीसी में बात कर रहे थे तब बोला उन्होंने। और फिर बोला कि जो बाकी कंपेरेटिव जो अदर साइड के मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा इस टाइप की चीज़ों में है, और टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म में उनका रोल है रादर देन इंडिया का। इंडिया में इनक्रेडिबली लो है। तो और फिर राइटर फिर उसके बाद कॉमनल चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो फिर कैसे जो वायलेंस है, जो हॉरिफाइंग मणिपुर हरियाणा में देखने को मिला, लिंचिंग ऑफ मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने बार बार आपको बताया है, बार बार उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हिंदू और ये रिलीजन को बेस पे ये, फिर मुस्लिम अल्टीमेट, फिर ये है। फिर उसके बाद उनका यह है कि द परपिट्रेटर्स ऑफ द एफोर्टमेंशन्ड एट्रोसिटी मस्ट देयरफॉर बी मेड अंडरस्टैंड दैट एसिमिलेटेड प्लुरलिज्म ऑफ हिंदुइज्म इज सो वाइड दैट, ये बोलते हैं कि जो हिंदुइज्म का जो कोनोटेशंस है वो इतना बड़ा है कि उसमें तो सब शामिल हो जाते हैं। तो वाई नहीं मुस्लिम, वाई नॉट मुस्लिम एंड अदर रिलीजियस बिलीव्स सिस्टम जो है वो पीसफुली को एग्जिस्ट करे हिंदू के साथ और एक डेमोक्रेटिक इंडिया का निर्माण करे। तो इस टाइप की चीज़ें राइटर लिख रहे हैं। तो मेरे को इतना रेलिवेंट नहीं लगा, लेकिन मैं फिर भी एक दो लाइन आपके लिए पढ़ दिया कि इसका रेलिवेंस कुछ भी नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुज़म है जो वो बहुत बड़ा है। तो अगर उसमें ऐसा नहीं है कि जो अभी से लोग हमारे साथ, इनके साथ ये हमारा मतभेद है और हम अभी इतना ज़्यादा उग्र हो गए हैं या फिर इतना ज़्यादा वायलेंट न्यूज आ रही है। हम तो साथ में को एग्जिस्टेंस, हम तो 1000 साल से पुराने साथ में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बिगड़ जाएगा। और तो उस समय भी तो हिंदू था, तो उस समय भी तो अदर कास्ट थे, तो वो कैसे रहते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अजित डोवाल को उन्होंने क्लेम करते हुए ऐसा चीज़ समझाया है। और एक अच्छा डेमोक्रेटिक इंडिया का कैसा निर्माण हो सकता है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं था, बस आप टेररिज्म, क्योंकि एनएसए अगर कह रहा है कहीं पे मंच पे तो ठीक है, वो बात मानते हैं हम। फिर म्यांमार जुनता, आपको पता ही है कि ये 6 महीने में फिर से बढ़ा दिया, 6 मंथ बाद इलेक्शन होगा म्यांमार में। तो रिपीटेड वही है। तो नो मोर डिस्कशन अबाउट म्यांमार राइट नाउ। यस, कावेरी को लेके मैंने आपको बोला था कि कावेरी को लेके है कि आपको कावेरी का जो डिस्प्यूट था कावेरी रिवर को कि किसको कितना पानी मिलेगा, तो उसको लेके एक वो बनी थी, ट्रिब्यूनल बनी थी। ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल रिवॉर्ड दे दिया था कब, 2007 में। उसके बाद उस रिवॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसका रिजल्ट आ गया था 2018 में। तो अगर आपको ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया है, का डिसीजन आ चुका है, और अगर आपको उस डिसीजन से कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट 2018 का ऑर्डर दे दिया है, जजमेंट पास कर दिया है। और उसमें कुछ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डेटा को रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट समझो कि अगर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई तुमको इतना पानी देना है, किसको बोल दिया, कर्नाटका को बोल दिया। आपको पता है ना, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु चल रहा है अभी ये कावेरी को डिस्प्यूट को लेके। तो अगर ये कर्नाटका को कह दिया कि भाई आपको इतना, जितना भी वोटर है, जितना उसका वॉल्यूम हो, आपको इतना लीटर, टीएमसी में टर्म में बोलते हैं ये लोग, उसमें आपको वाटर देना है, और भाई साहब ने मना कर दिया अभी कि नहीं देना है अभी। और रीजन क्या दिया कि कर्नाटका में बारिश नहीं हुई, रेनफॉल डेफिसिट है। तो जिस एरिया में बारिश होनी थी वो तो खुद ही जूझ रहा है, तो मैं कैसे दे दूं, और फिर दूंगा भी तो मैं इतने तारीख नहीं, इतने तारीख के बाद दूंगा। ऐसा करके इनका डिस्प्यूट हो गया, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु का। तमिलनाडु वाले कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, बोले ये तो साहब ऐसा कर ही नहीं रहे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर अब ये पास कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे रीजन देते हैं कि जो एरिया है वहाँ पे अपना ही जो है रिजर्वायर जो है वो खुद ही सूखा पड़ा है, रेनफॉल कम हुआ है। Karnataka has contended that the lower rainfall in the Kaveri catchment, including the Kerala, had led to the poor inflow to its own reservoirs. बोलते हैं हमारे यहाँ तो खुद ही सूखा पड़ जाएगा और आप बोल लो देने को। बोल रहे हैं कि रिसीव्ड 44% लेस रेनफॉल ड्यूरिंग 1 to 15 अगस्त व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे बहुत कम बारिश हुई है। सो ये लेके इनको ये हो गया। तो तमिलनाडु ये बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं दोगे तो हमारे फार्मर जो कावेरी डेल्टा के हैं वो तो वो इनकी जो भी रोपाई होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको लेके डिस्प्यूट हो गया। और फिर
सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो आप कावेरी डिस्प्यूट उसको जरूर देखें, कावेरी पे कौन से डैम है वो देखें, कावेरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका के कौन से कोडागु करके कोई जगह है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस जगह से ओरिजिन उनकी होती है। कौन सी जाति है बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पे उनको जाके वो अपने आप को वहाँ पे उसका ड्रेनिंग होता है, कहाँ पे ड्रेन आउट होता है, आप वो देखें। माउथ देखें उसका, आसपास का कोई ऐसा कोई वहाँ पे अगर पोर्ट है तो पोर्ट देखें, चेन्नई पोर्ट चेक करें कि चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है। तो आप इस टाइप के चीज़ों पे चेक करें। और आपको फिर कावेरी जब वाटर शेयरिंग फार्मूला जब भी आए तो आपको जजमेंट तो मैंने सब बता दिया कि 2007 में ये लोग डिस्प्यूट हुआ था कि किसको कितना मिलना चाहिए। फिर कावेरी बेसिन चेक करें कि उसमें कौन कौन से हैं, पुडुचेरी है, कावेरी है, सॉरी पुडुचेरी है, कर्नाटका है और केरला है और तमिलनाडु है, तो आप उसको ध्यान रखें। फिर उसके बाद ये ध्यान रखें कि इस पर कोई ऐसा बड़ा डैम है क्या, या फिर ये कावेरी नदी किसी कावेरी नदी कहीं से बह रही है और कोई वहाँ पे वाटरफॉल क्रिएट हो रहा है क्या, शिव समुद्रम जैसे कुछ चीज़ें आप देखें, आप खुद भी पढ़ें। अगर हो पाएगा तो आप लिखें तो मैं वो भी समझा दूंगा। लेकिन इतने ही 1 घंटे के वीडियो में पूरा डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा डेटा रखने की कोशिश करता हूँ कि रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको पता चल जाए। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से जितने मेरे पास हैं डेफिनेटली, तो उस हिसाब से तो आप उस चीज़ों को, कावेरी जब भी आए तो आप ओरिजिन उसका देखें और उस पर डैम देखें, उस पर वाटरफॉल देखें, और उस पर कोई ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी रहता है क्या, या फिर उनका फ्लोरा फोना कुछ इतना स्पेसिफिक है क्या जो यूपीएससी के रडार में आ सकता है, तो आप उसको पढ़ें। फिर मैंने आपके लिए बना दिया कि आप मैसूर देखें, हसन देखें, आप कावेरी रिवर पे, कर्नाटका में ये सब है, कर्नाटका में आपको पता है ना, मैसूर कर्नाटका में, हसन भी है। सो ये सब एरिया देखें। फिर कावेरी नदी, ये जो मित्तूर रिजर्वायर है ये तमिलनाडु में है, मित्तूर, उसी में पानी कम हो जा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, फिर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, तो आप वो देखें। तो फिर कावेरी कहाँ पे जाके ड्रेन आउट हो रही है, तो बे ऑफ बंगाल में हो रही है, वो ये एरिया कौन सा है अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको, मैंने आपके लिए एक मैप बना दिया। फिर कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी देख लें कि लेफ्ट और राइट कौन सी है। तो जैसे मैंने लिख दिया था कि हेमावती और साराबंगा और ये जो हैं तिरुमनी सॉरी टू प्रोनाउंसिएट लाइक दैट, पर ऐसे ही कर पाऊंगा, तिरुमनी, तो ये हारंगी, तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर राइट तो आपको काबिनी पता ही होगा, भवानी, कावानी, ये सब आपको पता होगा, अमरावती, तो ये इनके राइट ट्रिब्यूटरी हैं। तो आप इनके कावेरी रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज देख लें। तो खैर मैंने जितनी भी ट्रिब्यूटरी थी वो लिख ही दिया है, तो आप उसको समझ लें। डेमोक्रेसी क्राइसिस नो मोर इम्पोर्टेंट। ब्राज़ील में मैंने आपको वो न्यूज़ पढ़ के बता दिया कि ब्राज़ील में क्या हुआ, वो एक्ट को बना है या कुछ इस टाइप का, वो 8 कंट्री मिल के बनाए हैं कि कैसे हमें जो फॉरेस्ट है उसको सेव करना है। अभी मीटिंग हुई थी, आप सबको पता है, 2-3 दिन पहले पेपर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वहाँ के रेन फॉरेस्ट हैं उसको बचाना है, तो उसको लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं ना, तो उसको लेके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। तो ब्राज़ील के जो भी क्लाइमेट है वो देख लें एक बार, क्योंकि ब्राज़ील न्यूज़ में है इस बार लगातार, तो पूछने के। और जैसे आपको ये देख लो कि साउथ अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो मैंने उसको याद रखा था BP, सो बोल्विया और पेरागू, तो ये 2 हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। बाकी जो जितने भी साउथ अमेरिका के कंटिनेंट हैं वो जो हैं वो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं वाटर को, बस ये दोनों नहीं करते, तो ये लैंड लॉक्ड है। तो इसी तरीके का ब्राज़ील आप चेक करो कि ब्राज़ील का क्लाइमेट कैसा है, और वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका रीज़न क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे लुलू की जो सरकार है अभी और जो पहले बोल्सोनारो की सरकार थी, कैसे दोनों में अंतर है। तो आप ब्राज़ील के पॉलिटिकल नेचर भी चेक करेंगे ना, उससे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ब्राज़ील की, और अभी का करंट जो है, दोनों की सोच में भी अंतर था। ये जो इन्वायरमेंट को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, सेव इन्वायरमेंट, और ये ट्रेडिशनल लोग, मतलब ट्रेडिशनल नहीं कह सकता मैं, वो व्यापार में बिलीव करते थे कि चलो वहाँ से कट के अगर कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलती है तो क्यों ना हम बढ़ाएं। तो उनके अलग अपने रीजन होंगे, फिर मैं उसके लिए आपको अलग एक टाइप का ब्राज़ील वाला पढ़ाना पड़ेगा मुझे।
तो प्रीवियस गवर्नमेंट जो थे बोल्सोनारो का और अभी का जो गवर्नमेंट है लुलू का, वो दोनों में अंतर यही है। तो उसमें उसका भी रीज़न है कि इनके होने की वजह से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है वो 8 कंट्री के साथ। तो आप उसको देखिएगा। तो ब्राज़ील न्यूज़ में है अभी। यस, इम्पोर्टेंट न्यूज़। अभी क्या है कि विथ अमेंडमेंट एक्ट किकिंग इन, उड़ीसा हैज नो डीम्ड फॉरेस्ट। अब डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट खत्म हो गया है। आपको पता है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट गोदावर्मन के जो गोदावर्मन जजमेंट जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ था, फॉरेस्ट के डेफिनेशन जो है वो बढ़ा दिया गया था। डेफिनेशन गोदावर्मन जजमेंट, और इसका नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग लिया गया था। डिक्शनरी मीनिंग जो भी होगी फॉरेस्ट, उसको फॉरेस्ट समझा जाएगा। तो गोदावर्मन के जजमेंट के बाद फॉरेस्ट का डेफिनेशन चेंज हो गया था। तो और फिर उसमें ये हो गया था कि पेड़ पौधे हैं तो वो भी फॉरेस्ट है, और उसका डेफिनेशन एक नेचुरल डेफिनेशन जो होता है फॉरेस्ट का मतलब जो होता है, गवर्नमेंट और ऑफिशियल जो डेफिनेशंस होते हैं उससे अलग रखा गया था। तो अब डेफिनेटली जो है इनका एम्बिट जो हो गया फॉरेस्ट डेफिनेशन का, फॉरेस्ट का डेफिनेशन का एम्बिट जो है बड़ा हो गया सरकार के जो डेफिनेशन है उससे। तो उसमें हर छोटी मोटी चीज़ फॉरेस्ट के अंदर आने लगी। तो गवर्नमेंट को इससे दिक्कत हो गई कि यार ऐसे में तो मैं प्रोजेक्ट ही नहीं बना पाऊंगा, इंडस्ट्री को डेवलप ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से काटने के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? वहाँ के पंचायत से, उससे। तो बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, इस बार अमेंडमेंट स्टार्ट किया, और जो डीम फॉरेस्ट का कंसेप्ट था वही खत्म हो गया। तो अगर अब डीम फॉरेस्ट का कंसेप्ट है नहीं, बचा ही नहीं, डीम फॉरेस्ट मतलब समझ रहे हो, सूडो फॉरेस्ट एक टाइप का, कि जो नहीं है लेकिन उसको माना गया है। जहाँ पे मान लो कि 1 एकड़ में मान लो कि आपने खेती कर दी कोई पौधे की, और वो कल के दिन वही फॉरेस्ट में काउंट हो रहा है। सरकार उसको भी तो मान रही है, सरकार नहीं सॉरी उसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको भी मान रही है कि ये भी फॉरेस्ट है। लेकिन सरकार कह रही कि अगर इस तरीके हो तो कल के दिन तो काट ही नहीं सकते हम, तो फिर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो गोदावर्मन के जजमेंट को थोड़ा सा सप्रेस कर दिया गया, थोड़ा सा कम कर दिया गया है इस वाले जजमेंट, इस वाले उसमें जो अमेंडमेंट में। तो जब अमेंडमेंट ही हो गया तो उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का कोई इशू फंसा होगा, तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज सेंट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स अंडरलाइंग दैट इंडस्ट्री रिक्वेस्ट टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस now ought to be confirmed with amendment forest act and that deemed forest as a category will be ceased to exist। तो अब तो वो इनको तो ख़त्म ही हो गया है, ये एग्जिस्टेंस तो ख़त्म ही हो गया है। जब ये डीम फॉरेस्ट का जो कैटेगरी सीज हो गया है, तो मैं तो अब उनको इस फॉरेस्ट को तो मैं दे सकता हूँ ना। किसको? इंडस्ट्री वाले को। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमको दोगे तो हम वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, या कुछ इस टाइप का डेवलपमेंट, कुछ इस टाइप की बातें उनकी हो रही होगी। तो ये वाला तो आप इसको समझ गए होंगे ना कि ये गोदावर्मन का जजमेंट है। प्रोटेक्शन अंडर द फॉरेस्ट एक्ट मीन दैट लैंड कुड नॉट बी डाइवर्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ पंचायत। तो मैंने आपको ये बता दिया कि पंचायत के उसके ऊपर आपको कंसेंट के बिना कर नहीं सकते थे। अब ये क्या हो गया राइट नाउ, अब नया अमेंडमेंट हुआ। विद द न्यू अमेंडमेंट इज दैट देयर विल बी नो चेक ऑन फॉरेस्ट डाइवर्जन and it will be easier to divert forest land, and the reality on the ground is that the most of the forest officer bureaucracy is not too keen to protecting forest। even जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी उसको बचाना नहीं चाहते। बोलते कि चलो इंडस्ट्रिस्ट को आएंगे, इस टाइप का चीज़। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट अरविंदो बहरा हैं, वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एक्ट में और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी चेंजेज हुए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, तो आप उसको देखिएगा। मैंने फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट एक्ट 1980 दोनों को आपको मैंने लिख के बताया था, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ईयर पूछ लेते हैं वो। फिर रसिया से कुछ आने वाला था, वो रसिया यूक्रेन की वजह से जो स्टील्थ फ्रैगेट्स आने वाले थे वो अभी तक आए नहीं हैं, तो उसको लेके इसका नाम तो कुछ था तलवार क्लासेस का आने वाला था, तो अभी आया नहीं है। तो आएगा तो देखेंगे। वो वही रीज़न वही है कि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से लेट हो गए हैं, तो वही है। तो नॉट इम्पोर्टेंट, मच इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, ये न्यूज़ मैंने बोला था डिस्कस करूंगा, तो ये न्यूज़ वापस आ गया। सुप्रीम कोर्ट प्लान टू एक्सपांशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इको टू ऑफर नेशनल लिंक्स। तो अब जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता होगा कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड अलग अलग जो चीफ जस्टिस हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते आ रहे हैं गवर्नमेंट के सामने में।
अगर आप जुडिशरी को आप नंबर ऑफ हॉल्स, नंबर ऑफ सीट्स नहीं दोगे बैठने को, तो आपके जो इतने सारे पेंडिंग केसेज हैं वो कैसे सॉल्व होंगे? पहला तो एक टाइप का एक रीज़न ये है कि आपको फिजिकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको वहाँ पे केबिन देना पड़ेगा, आपको लाइब्रेरी देना पड़ेगा, आपको डिफरेंट वहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉब्लम चेक करना पड़ेगा। एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए कि एक अगर हमारे दिव्यांग भाई अगर वहाँ जाना चाहें तो वो भी जा सकें, वो भी प्रैक्टिस कर सकें, वो भी जज वहाँ बन सकें। तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उस टाइप का रैंप क्रिएट होना चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँच सके। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करते हैं वो आपको देना है। फिर वहाँ पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो आप जब डिजिटलाइजेशन करते हो तो आपको फिर वहाँ पे एक टाइप का एक इस टाइप का क्रिएट करना है कि आपकी साइबर सिक्योरिटी आपकी सेफ रहे, नहीं तो आपकी सारी जजमेंट पहले ही आपको पता चल जाना है। तो उस टाइप की चीज़ें पूरी सिस्टम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस टाइप की चीज़ें बात कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलरली हैज़ बीन वैनगार्ड द इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस बाय इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट तो वो है कि जस्टिस को लेके हमेशा से और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बचाने के लिए एक पिलर है, और इस पिलर को अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तो ये तो वीक होगा। तो इनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। और अभी तो कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट को, जहाँ पे पता है कि आपको बहुत सारे हाई कोर्ट में क्या है अभी जो एडवोकेट्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं उनको गोली मार दी जा रही है, तो वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है सारे हाई कोर्ट्स को कि अपने यहाँ पे जो है पर्सनल या प्राइवेट कुछ इस टाइप का सिक्योरिटी का अरेंज करे। तो गवर्नमेंट को दिया है कि भाई आप वहाँ पे इस टाइप की सिक्योरिटी अरेंज करो, पब्लिक लोगों का काम कर रहे हैं ये लोग और आप इनको मार दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक टाइप का सिक्योरिटी चेक करने के लिए ऑर्डर भी दिया है। तो इस टाइप को लेके आप ध्यान रखें कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सब किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर ये अभी यही नहीं हो रहा है, इन्होंने इतने सारे जो जजमेंट हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ाओगे तो आपको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के तो देखो, रिजल्ट देखो क्या मिलता है आपको। एक नॉर्मल बंदे को नॉर्मल उनके लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल में, कन्नड़ में, मराठी में, हिंदी में, सब में वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ट्रांसलेशन मिलेगा आपको। एक नॉर्मल बंदा भी पढ़ सकता है अपने केस के बारे में और उसको अपने केस के बारे में सोच सकता है। तो कुल मिला के जो सिटीजन जो होंगे वो एम्पावर होंगे अगर उनके साथ, अगर उनके लैंग्वेज में अगर जजमेंट आने लगे तो आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दो और रिजल्ट देखो। जैसे जैसे आप दोगे, गवर्नमेंट का काम है कि उनको स्ट्रॉन्ग करना, एडमिनिस्ट्रेशन फंड देना। तो ये है। और देखिए ना, लिखा भी है 9,423 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ट्रांसलेटेड इन रीजनल लैंग्वेज। तो सब फैक्ट जो है वो एक एक सही फैक्ट बता रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें कि मतलब कहीं से पढ़ा हूँ तभी बता रहा हूँ, ऐसे अपना कोई नॉलेज थोपना नहीं है। इंडिया और चाइना सही कर लेगा रिलेशन, हो जान दो पहले सही। अभी तो 19th लेवल का टॉक चला है, अभी हो जान दो, फिर देखते हैं। फिर इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ में आज कुछ भी नहीं है। म्यांमार में वही चल रहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मेंबर को अरेस्ट किया। तो रोहिंग्या रखाइन एरिया जो है म्यांमार का, वहाँ पे रहते थे रोहिंग्या, मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं मोस्टली। तो उनके ऊपर 2017 में जो इन्होंने जो क्रैकडाउन किया ना इनके ऊपर, उसकी वजह से इनके ऊपर तो केस भी चला यूनाइटेड नेशन में, जिनोसाइड के ऊपर, म्यांमार के ऊपर जिनोसाइड का केस चल रहा है। म्यांमार गवर्नमेंट के ऊपर जिनोसाइड का केस चल रहा है। तो वो है। जून में जो है वो एक्सपोर्ट जो है टेली जो है वो थोड़ा सा पुराने से बढ़ा है। पहले वीक था तो 1.4 बिलियन का इजाफा हुआ है, अब 32 से शायद 34 हो गया ऐसा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। विंडफॉल टैक्स, पता है कि कोई इंडस्ट्री अगर ज़्यादा कमाने लगती है और प्रॉफिट मार्जिन अचानक बढ़ जाता है तो सरकार विंडफॉल टैक्स लगा देती है। तो वो विंडफॉल टैक्स अभी क्रूड और ATF डीजल एक्सपोर्ट पे लगा दिया गया है, क्योंकि रशिया से हम खरीद रहे हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं तो मार्जिन का बढ़ रहा है। तो इस पैसे का सही यूज होगा तो कहीं सोशल सिक्योरिटी में लगा, सोशल जगह पे लगा देंगे, यहाँ से विंडफॉल टैक्स कलेक्ट करके और सोशल स्कीम में लगा देंगे। तो इसीलिए विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है।
उसके बाद क्या है, इंडिया इंपोर्ट वही हो गया, रसिया से जो हो गया वो डबल्ड हो गया है, तो सही है। इंडिया द थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर आफ्टर चाइना एंड यूएसए, ये याद रखिएगा। हैज़ बीन बाइंग रशियन ऑयल दैट हैज़ अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफर्स, तो वो आपको मैंने बता दिया है, तो इसको कुछ। और इंडिया एक्सपोर्ट 7 आउट ऑफ 10 डेस्टिनेशन हैव रिकॉर्डेड निगेटिव ग्रोथ, सो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस 10 में से 7 चीज़ों जो है वो अभी निगेटिव ग्रोथ पे है, मतलब उसमें अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और किसी वजह से हम अच्छा नहीं कर रहे, केवल 3 ही चीज़ें हैं जिसमें हम आगे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।